एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द कंटेंट क्लाउड पर। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। आपका ये जो आज की क्लास है ये आपकी यूपी SSC PET के इंग्लिश के जो भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं 2023 में, तो वो सभी इसमें आपके डिस्कस किए गए हैं, एक्सप्लेनेशन के साथ, डिटेल के साथ आपको बताए गए हैं। तो अगर आप पहली बार चैनल पर विज़िट कर रहे हैं तो चैनल से जुड़ना बिल्कुल ना भूलिएगा। एंड हिंदी की क्लास आपकी अवेलेबल है, आप उसे देख लीजिएगा। ओके, जिन भी स्टूडेंट को नहीं पता है या जो भी अभी नहीं जानते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट कितने नंबर के आपसे पूछे जाते हैं, तो आपको बता देते हैं। या आपकी इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग होती है। ओके, टोटल 100 आपके प्रश्न होते हैं। विषय की बात करें तो भारत का इतिहास 5 नंबर का आता है। INC यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 5 आपके प्रश्न होते हैं। ठीक है, ज्योग्राफी के भी 5 क्वेश्चन होते हैं, इकोनॉमी के 5 होते हैं, पॉलिटी के भी 5 क्वेश्चंस आपके होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं सामान्य विज्ञान के, तो वो भी आपके 5 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। आपकी अर्थमेटिक की बात करें तो आपकी जो प्राथमिक अंकगणित है वो भी आपके 5 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, और आपकी जो DI है जिसे आप ग्राफ कहते हैं, व्याख्या, ठीक है, तालिका, वो सब 10 क्वेश्चन होते हैं उसके। हिंदी और इंग्लिश के 5 क्वेश्चंस होते हैं और हिंदी के आपके 2 गद्यांश भी होते हैं 10 नंबर के, तो यानी आपके पूरे 15 नंबर की हिंदी होती है एंड 5 नंबर की आपकी इंग्लिश होती है। तर्क और विवेक सामायिकी जो 5 क्वेश्चंस आपके रीजनिंग के होते हैं, है ना। और करंट अफेयर्स के भी 10 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तालिका व्याख्या विश्लेषण आपका 10 नंबर का होता है। अपठित गद्यांश हिंदी का 10 नंबर का होता है। जो आपका हिंदी अपठित गद्यांश है वो भी आपका 10 नंबर का होता है। तो इस तरीके से पूरे आपके 100 क्वेश्चन 100 नंबर के कंप्लीट होते हैं। आपका जो अच्छा तभी माना जाता है जब आप 80+ अटैम्प्ट करके आएँ। ओके, तब आपका ये बेस्ट स्कोर माना जाएगा, 85+ तो कैसे आने हैं ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एंड प्रैक्टिस सेट से आपको पता चलेगा। तो चैनल से जुड़ जाइएगा फर्दर एग्ज़ाम रिलेटेड अपडेट के लिए, क्लासेस के लिए। तो चलिए अभी हम लोग पढ़ते हैं अपने इंग्लिश के PYQ क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। पहला प्रश्न जो आपसे पूछा गया था वो है आपका एंटोनिम ऑफ अंडरलाइन वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। अंडरलाइन वर्ड है आपका फेस्टिडियस। ओके, यहाँ पे फेस्टिडियस आपका अंडरलाइन वर्ड है। आपको इसका ऑपोजिट बताना है यानी एंटोनिम बताना है। ओके, बात कर लेते हैं इस वर्ड की। फेस्टिडियस का मीनिंग होता है वेरी अटेंटिव, यानी हु कंसर्न अ पर्सन और हु कंसर्न अबाउट एक्यूरेसी एंड डिटेल। सब कुछ एकदम अटेंटिवली समझना, एक एक चीज़ को बारीकी से समझना, ये आपका होता है फेस्टिडियस। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो ऑपोजिट है वो क्या होगा आप ये बताइए। सभी ऑप्शंस को अगर देख ले तो सबसे पहले आता है केयरफुल। केयरफुल यानी आपका जो सीरियस हो, ठीक है, अटेंटिव हो। थॉटलेस, थॉटलेस का मतलब होता है लैकिंग कंसिडरेशन फॉर अदर विदाउट रिगार्ड फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वंस एक्शन, यानी कुछ भी करना विदाउट एनी रिजल्ट की परवाह नहीं करना और कुछ भी ऐसा सोचना, तो ये आपका थॉटलेस हो जाता है। एंड इन नेक्स्ट आपको 4th वाला दिया है इनडिस्क्रीट। इनडिस्क्रीट का मतलब होता है लैकिंग डिस्क्रिशन। ठीक है, यहाँ पर जो ऑपोजिट हो जाएगा इसका वो हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन होगा आपका? होगा वो केयरलेस। ठीक है, फास्टिडियस मतलब होता है छोटी छोटी चीज़ों को समझना, अलर्ट रहना, अटेंटिव रहना, उसका ऑपोजिट होगा केयरलेस।
तो आप सभी ने जाना थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, पुट द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। आई एम द पर्सन हु डैश टू बी ब्लेम्ड। यहाँ पे आपका डैश है, आई एम द पर्सन हु डैश टू बी ब्लेम्ड, ठीक है। यहाँ पे आपका खाली स्थान है जिसे आपको एक वर्ब के सहारे फिल करना है। ऑप्शन दिए आपको एम, आर, इज, वर। तो क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? सो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा इज़। इज़ जो है वो करेक्ट वर्ब है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेलिंग इज़ इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा जो स्पेलिंग है वो इनकरेक्ट है आपकी बताना है। जर्नी, अमेच्योर, बेनिफिशियरी या एनिवर्सरी। ओके, सो बात करें अगर यहाँ पे करेक्ट आंसर की तो वो हो जाता है आपका एनिवर्सरी। एनिवर्सरी की स्पेलिंग हो जाएगी आपकी ANNIVERSARY, एनिवर्सरी, ठीक है। सो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एंड इस तरीके से ये 3 क्वेश्चन आपके स्ट्रेट होते हैं, मतलब क्वेश्चन आंसर, एंड 2 आपका पैसेज से रिलेटेड होते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो पैसेज से आपका रिलेटेड है। सो ये आपको पैसेज दिया है, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ और आंसर द क्वेश्चंस। ओके, सो यहाँ पे पैराग्राफ है, इंडिया इज मार्क्ड बाय अ डाइवर्सिटी ऑफ फिजिकल फीचर्स सच एज माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन्स, कोस्ट एंड आइलैंड्स। स्टैंडिंग एज सेंटिनल्स इन द नॉर्थ are the lofty snow-capped Himalayas. Him plus Himalayas means the abode of snow. Himalayan mountains are divided into 3 main parallel ranges. The northernmost is Great Himalaya or Himadri. The world's highest peaks are located in this range. Middle Himalaya or Himachal lies in south of Himadri. Many popular hill stations are situated here. The Shivalik is the southernmost range. The northern Indian plains lies to the south of the Himalayas. They are generally level and flat. These are formed by the alluvial deposits laid down by the rivers, the Indus, the Ganga, the Brahmaputra and their tributaries. These rivers plains provide fertile land for cultivation. Right? That is the reason for high concentration of population in this plains. तो ये आपका पूरा पैसेज था, पैराग्राफ था, ठीक है। एंड इसी से रिलेटेड अब आपको क्वेश्चन दिखाया गया है। तो आपको बड़ा इजी पैसेज दिया था, पैराग्राफ दिया था। अभी पूछा है कि क्वेश्चन वर्ड्स हाईएस्ट पीक्स आर लोकेटेड इन द। तो आपने अगर ध्यान से पढ़ा हो तो आपको पता चल जाएगा कि द वर्ड हाईएस्ट पीक्स आर लोकेटेड इन दिस रेंज। विच रेंज? नदर्न मोस्ट इज़ द ग्रेट हिमालय और हिमाद्री। ओके, तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है वो होगा हिमाद्री रेंज। इसलिए जब आप पैसेज को ध्यान से पढ़ते हैं तो क्वेश्चन आपको आसानी से मिल जाता है, और जल्दबाजी में पढ़ते हैं तो आता हुआ प्रश्न भी आपका गलत हो जाता है। इसलिए आप बिल्कुल भी जल्दबाजी ना दिखाएं एंड बड़े आराम से पैसेज को पढ़ें, क्योंकि ये फ्री के नंबर हैं, ठीक है। आपको आंसर आपके सामने है और आपको बस ढूंढना है। तो इसी के साथ अब बढ़ते हैं हम लोग 5th क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, सो क्वेश्चन आपसे पूछा है, नदर्न इंडियन प्लेन्स आर रिच इन। नदर्न इंडियन प्लेन्स आर रिच इन, आपको बताना है एलुवियल डिपॉजिट, आयरन ओर डिपॉजिट्स, डायमंड माइंस, कॉपर डिपॉजिट। तो अगर हम लोग पूरे पैसेज को देखें, पूरे पैराग्राफ को देखें, तो यहाँ पर आपका जो एलुवियल डिपॉजिट है इसकी तो बात हुई है,
अगर नीचे से आप 5th लाइन पर जाएंगे तो वहाँ पर एलुवियल डिपॉजिट आपको दिखेगा पैराग्राफ में। ओके, 3rd लाइन में यहाँ पर एलुवियल डिपॉजिट्स की बात हुई है, तो आपने देखा कि दीज आर फॉर्म्ड बाय एलुवियल डिपॉजिट और इसलिए ये रिच होता है। सो यहाँ पर यही ऑप्शन सही है, आपका यहाँ पर एलुवियल डिपॉजिट करेक्ट हो जाएगा। तो इतने सरल आपके प्रश्न होते हैं, बस आपको ध्यान से देखने की समझने की ज़रूरत है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है कि पुट द करेक्ट आर्टिकल डैश प्रेसिडेंट ऑफ यूएस विल बी इन द भारत नेक्स्ट वीक। ओके, सो यहाँ पर आपको बस ये बताना है कि कौन सा आर्टिकल भरा जाएगा रिक्त स्थान में, या जो आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया है। ओके, सो अगर आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल आपके 2 प्रकार के होते हैं। पहला डेफिनेट आर्टिकल एंड दूसरा इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल में आपका द आता है एंड इनडेफिनेट आर्टिकल में ए एंड एन आता है। ओके, द आपका डेफिनेट आर्टिकल है और कुछ डेफिनेट प्लेसेस में ही ये यूज़ होता है। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आया तो फिर से एक बार बता देते हैं कि आर्टिकल आपके 2 प्रकार के होते हैं। आर्टिकल आपके 2 प्रकार के होते हैं, डेफिनेट एंड इनडेफिनिट, राइट। डेफिनेट में आपका आ जाता है ओनली द एंड इनडेफिनेट में आ जाता है ए एंड एन। ओके, तो ए आपका आर्टिकल है जो मोस्टली यूज होता है कॉन्सोनेंट के पहले। ये आपका जो जितनी भी डेफिनेट प्लेसेस हैं उनके पहले यूज़ होता है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं डेफिनेट प्लेसेस के पहले दा लगता है। एंड ए आपका मोस्टली जो आपके कॉन्सोनेंट होते हैं उनके पहले लगता है। ओके, याद रखिएगा। एंड एन जो है ये हम सभी ने अपने बचपन में बहुत ध्यान से पढ़ा है। एन आपका जो वॉयल्स होते हैं उनके पहले लगता है। सो आई होप आप सभी की जो कन्फ्यूज़न है वो क्लियर हो गया होगा एंड जिन्हें आता है उनका रिवीजन हो गया होगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जितनी भी डेफिनेट चीज़ें हैं, अब प्रेसिडेंट है, यूएस के प्रेसिडेंट है तो वो ऑब्वियसली डेफिनेट हैं, इसलिए यहाँ पर आपका जो द है वो करेक्ट हो जाएगा। द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस विल बी इन द भारत नेक्स्ट वीक। ओके, सो इस तरीके से 3rd ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो गया। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है अ पर्सन हु हैज़ एन ऑब्सेसिव विश टू स्टील, यानी एक इंसान जिसे बस कुछ चुराने की चाह होती है, चोरी करने की आदत होती है, उसे 1 वर्ड में क्या कहेंगे? बिब्लियोमैनियक, क्लेप्टोमानियक, थियोमानियक एंड या फिर आपका डिप्सोमानिया। तो बताइए कि क्या होगा करेक्ट आंसर। सो क्लास को शेयर कर दीजिएगा और स्टूडेंट्स के उन्हें भी ये क्लास देख लें, वो भी उन्हें भी शेयर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने ऑप्शन 4th ऑप्शन की, डिप्सोमैनियक। इसका मतलब होता है एनी पर्सन हु हैज़ एन अनकंट्रोलेबल एंड रिकरिंग अर्ज टू ड्रिंक एल्कोहल। ओके, फिर से बता देते हैं, अ पर्सन हु हैज़ एन अनकंट्रोलेबल एंड रिकरिंग अर्ज टू ड्रिंक एल्कोहल, यानी जो एल्कोहल ड्रिंक करने की आदत होती है जिसकी, ठीक है, एल्कोहल। नेक्स्ट आता है थियोमानियक। अच्छा, इन शब्दों को जानने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि सभी में हमारा मैनियक यूज़ हुआ है, ठीक है, MANIAC। मैनियक का मतलब होता है इच्छा रखना या एक तरीके का पागलपन, ठीक है, तो उस सेंस में आपका मैनियक यूज़ होता है। एंड यहाँ पर आपका दिया था डिप्सोमैनियक, तो यहाँ पे अ पर्सन हु अर्जेस टू ड्रिंक एल्कोहल,
ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं थियोमैनिएक। थियोमैनिएक इज़ आपका एक ये मेंटल इलनेस होती है इन विच अ पर्सन बिलीव हिमसेल्फ और हर सेल्फ टू बी गॉड, ओके, और स्पेशली चूजन बाय गॉड, राइट, इन एज टू फाउंड अ रिलीजियस ऑर्डर, ओके। तो आपको समझ आया थियोमैनिएक क्या होता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं फर्स्ट वाला बिब्लियोमैनिएक। बिब्लियोमैनिएक होता है who are obsessed with book so much that they will go to extreme measure to obtain the book they want, ठीक है। यानी उन्हें बुक से वो इतने ऑब्सेस हो जाते हैं कि वो उसे पाने के लिए, उस पर्टिकुलर बुक को प्राप्त करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका बिब्लियोमैनिएक। नेक्स्ट आता है क्लेप्टोमैनिएक। क्लेप्टोमैनिएक होता है, क्लेप्टो मीन्स होता है आपका स्टील, ठीक है, एंड मैनिएक मीन्स मेंटल डिसऑर्डर और पागलपन, ठीक है। तो क्लेप्टोमैनिएक मीन्स मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर दैट इन्वॉल्व्स रिपीटेडली बीइंग अनेबल टू रेसिस्ट और जस्ट टू स्टील आइटम्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्लेप्टोमैनिएक आपका ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं अगला प्रश्न। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। कुछ भी अगर आपको समझ नहीं आया तो आप थोड़ा सा पीछे करके फिर से देख सकते हैं। नेक्स्ट है विराट प्लेज क्रिकेट डैश फुटबॉल। विराट प्लेज क्रिकेट डैश फुटबॉल विद इन, बिसाइड, आफ्टर, बिसाइड्स, ओके। तो कौन सा आपका करेक्ट यहाँ पर प्रीपोजिशन यूज़ होगा बताना है आप सभी को। सो विद इन की बात करें तो विद इन आपका यहाँ पे प्रीपोजिशन है, तो ये आपका टू सजेस्ट इनसाइड एन एरिया और ग्रुप, ठीक है। बिसाइड आपका होता है टू सजेस्ट एट द साइड और नेक्स्ट टू समथिंग। आफ्टर यूज़ होता है आपका टू सजेस्ट लेटर और नेक्स्ट इन टाइम और प्लेस, ठीक है। तो यहाँ पे बिसाइड्स आपका यूज़ होता है इन एडिशन टू और फिर ऑल्सो, है ना। प्रीपोजिशन जो बिसाइड्स है इसका ये यूज़ होता है जब कुछ एडिशन होना हो या फिर ऑल्सो का यूज़ होना हो तो यहाँ पर आपका बिसाइड्स ही सही हो जाएगा। विराट प्लेज क्रिकेट बिसाइड्स फुटबॉल, यानी विराट क्रिकेट खेलता है और साथ में फुटबॉल भी, तो इस तरीके से इसका यूज़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो पैराग्राफ से है, ओके। पैराग्राफ आपको दिया है द स्टेट एम्बलम इज़ एन एडेप्टेशन ऑफ लाइन कैपिटल ऑफ अशोका एट सारनाथ। इन द ओरिजिनल देयर आर 4 lions mounted back to back on a circular abacus which itself rests on a bell-shaped lotus. The frieze of the abacus has sculptured in high relief of an elephant and galloping horses, a bull and a lion separated by intervening dharmachakra. The profile of the lion capital showing 3 lions mounted on the abacus with a dharmachakra in the center, a bull on the right and the galloping horses on the left, and the outlines of dharmachakra on the extreme right and left was adopted as a state emblem of India in January 26, 1950. The bell-shaped lotus was omitted. The motto Satyamev Jayate, which means truth alone triumph, okay, written in Devanagari script below the profile of the lion capital is part of state emblem of India. So ये था आपका पैराग्राफ जिसमें आपके लायन कैपिटल अशोक इसकी बात हुई है, ओके। धर्मचक्र की बात हुई है, सत्यमेव जयते का मीनिंग आपको बताया है और सारा डिटेल आपको दिया गया है स्टेट एम्बलम का, ओके। तो अभी इससे से रिलेटेड आपके होते हैं प्रश्न, तो प्रश्न को पढ़ लीजिए और देखिए कि क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज़ नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल एम्बलम, ओके।
तो हम लोग अगर ध्यान से देखें तो एलिफेंट की बात हुई, हॉर्स की बात हुई, बुल की बात हुई, लायन की बात हुई है, बट टाइगर इसमें नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन है व्हाट इज़ इन द सेंटर ऑफ नेशनल एम्बलम। तो हम लोग पैराग्राफ के एंड में दिखा था धर्म चक्र, तो वही सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पैराग्राफ के बीच में इसकी बात हुई थी। ओके, नंबर अगला है आपका आइडेंटिफाई अ करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको करेक्ट स्पेलिंग बताना है कि कौन सी जो स्पेलिंग है वो करेक्ट है। कर्नेसर की, ओके, कर्नेसर इसे प्रोनाउंस किया जाता है एंड इसका मीनिंग होता है अ पर्सन हु नोज अ लॉट अबाउट आर्ट, गुड फूड, गुड म्यूजिक एट्सेट्रा। और इस तरीके से आपको इसकी सही स्पेलिंग बतानी है। कर्नेसर, ओके। सो यहाँ पर जो आपको फोर्थ ऑप्शन दिया है वो एकदम करेक्ट होगा, ठीक है। कर्नेसर मीन्स होता है अ पर्सन हु नोज अ लॉट अबाउट आर्ट, गुड फूड, गुड म्यूजिक। ओके, सो फोर्थ यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटोनिम ऑफ रैबिट। रैबिट का पहले तो मीनिंग आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसका एंटोनिम बता पाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 है अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटोनिम ऑफ रैबिट। कौन सा रैबिट का एंटोनिम नहीं है। ओके, नहीं है आपको बताना है। आपको सभी का मीनिंग पता होना चाहिए, तभी आप बता पाएंगे कि इनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। तो देख लेते हैं हम लोग सभी के मीनिंग। सबसे पहले आपको दिया है मॉडरेट। मॉडरेट का अर्थ होता है मध्यम स्तर का, मध्यम स्तर का यानी ना बहुत अधिक ना बहुत कम। अगला है कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव का मतलब होता है रूढ़िवादी, परिवर्तन का विरोधी। ओके, नेक्स्ट है ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल का मीनिंग हो जाता है पारंपरिक, यानी यहाँ भी परंपरागत, पारंपरिक टाइप चीज़ है, ठीक है। थॉट है, थिंकिंग है। एंड नेक्स्ट आता है फेनेटिक। फेनेटिक का मीनिंग होता है अ पर्सन और समवन हु इज़ एक्सट्रीमली एंथुजियास्टिक अबाउट समथिंग, सम इंटरेस्ट और सम एक्टिविटी, यानी एक तरीके से कट्टर व्यक्ति, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हम अपना रैबिट के बारे में जान लेते हैं, जिसका हमसे पूछा गया है। रैबिट का भी मीनिंग होता है आपका काइंड ऑफ मैडनेस, पागल व्यक्ति, ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए पीछे पड़ जाना। टू हैविंग और प्रोसीडिंग फ्रॉम एन एक्सट्रीम और एक्सट्रीम सपोर्ट और बिलीफ इन समथिंग। ओके, तो यहाँ पर जो इसका एंटोनिम नहीं है वो आपका फेनेटिक है, ठीक है, क्योंकि ये आपका सिनोनिम है, एक ही जैसा साउंड कर रहा है इनका अर्थ, इसलिए ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि गिव मीनिंग इन द फॉर्म फॉलोइंग इडियम। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ का मीनिंग क्या होता है बताना है। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, इसका मीनिंग क्या होगा आपको बताना है। इन्फ्लुएंशियल, अ पपेट, हैविंग नो इंटीग्रिटी, स्ट्रगलिंग इन वेन। सो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पे इन्फ्लुएंशियल का मीनिंग होता है प्रभावशाली, ठीक है। अब पपेट का मीनिंग होता है दूसरों के अकॉर्डिंग काम करने वाला व्यक्ति या फिर कोई संस्था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्ट्रगलिंग इन वेन। स्ट्रगलिंग इन वेन का मतलब व्यर्थ की मेहनत करना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ का मीनिंग हो जाता है हैविंग नो इंटीग्रिटी, ठीक है, लैक इंटीग्रिटी रादर देन बीइंग इन्फ्लुएंशियल, अ पपेट और स्ट्रगलिंग इन वेन। तो यहाँ पर यही वाला ऑप्शन सही होगा, थर्ड वाला। सो बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका 14। सो क्वेश्चन आपका पैसेज है, आपको पैराग्राफ दिया है। पैराग्राफ आपको पढ़ना है और बताना है। The self-portrait in nothing new. Painters and photographers have always used themselves as subjects. Today, however, almost everyone walks around with the camera in his or her pocket. This is because most cell phones have cameras on them.
The fact that most people have cell phone cameras with them all the time has led to the rise of selfie. A selfie is a self-portrait usually taken with a cell phone. Since the pictures are usually taken on a cell phone, many people tend to share these photographs with friends and even a stranger on different social networking websites. Some of the popular social networking platforms people use to share selfies including Instagram, Snapchat, Facebook, etc. People usually take selfies when they are engaged in normal day-to-day activities. They take selfies of their commutes to work or school. People take selfies of themselves eating. Other people take selfies to show what they are wearing or whom they are hanging out with. ओके सो यहाँ पे हमारा जो आजकल का सोशल नेटवर्क मीडिया चल रहा है उससे रिलेटेड आपको ये पैसेज दिया था, ठीक है, जिसमें आपकी कैमरे की बात हुई, सेल्फी की बात हुई, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात हुई है, ठीक है। सो क्वेश्चन भी आपका ऐसा ही कुछ बनेगा, ठीक है। सो देख लेते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका, Is self-portrait a new thing? Is self-portrait a new thing? तो यहाँ पर पैसेज में दिया था No, it has existed since long. सो यहाँ पे सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो अगला क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा है कि कौन सा सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म जिसको पैसेज में नहीं बताया गया है, इंस्टा, स्नैपचैट, फेसबुक, आपको बताना है कि क्या होगा करेक्ट आंसर। तो ये तो क्वेश्चन बनना ही था, आपको पैसेज पढ़ते समय इस टाइप के जो आपके पॉइंट्स होते हैं उन्हें अंडरलाइन करना चाहिए कि ये इस टाइप का क्वेश्चन तो बन ही सकता है। इंस्टा, स्नैप, फेसबुक की बात हुई थी, ट्विटर की बात नहीं हुई थी, तो ट्विटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट है, क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रीपोजिशन। आई हैव नेवर लुक्ड ऑन अ फेस दैट वाज सो डिवॉइड दैट्स फीलिंग। डिवॉइड के साथ हमेशा आपका ऑफ आता है, ये आप याद कर लीजिए, समझ लीजिए, डिवॉइड ऑफ होता है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ही सैट देयर डिस्पैरेजिंग अबाउट द लीगल सिस्टम। ही सैट देयर डिस्पैरेजिंग अबाउट द लीगल सिस्टम, जो आपका अंडरलाइन वर्ड है इसका क्या आपका सिनोनिम है ये पूछा गया है। ओके प्रेजिंग, क्रिटिसाइजिंग, लेक्चरिंग या फिर बिलिटलिंग। सो डिस्पैरेजिंग का यहाँ पर मीनिंग हो जाएगा आपका, सिनोनिम हो जाएगा क्रिटिसाइजिंग, ठीक है, उपेक्षा करना। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। अगला है, वन वर्ड आपको बताना है, द ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री। द ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री, स्ट्रेंजर्स, एलियंस, सिटीजन या फिर एबोरिजाइंस। सो ये क्वेश्चन आपका पर्टिकुलर रिपीट हुआ है, ठीक है, ये आपसे पहले भी पूछा जा चुका है। तो ये इस टाइप के जो वन वर्ड हैं ये आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि क्या पता आपसे पूछ लिए जाएं। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट होगा वो हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, एबोरिजाइंस। एबोरिजाइंस का मीनिंग होता है मूल निवासी, ठीक है, ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री। स्ट्रेंजर का मीनिंग हम सभी को पता है अजनबी। एलियंस भी कंसीडर होते हैं एज अ अनजान। सिटीजन मीनिंग होता है आपका नागरिक, ठीक है। सो यहाँ पे फोर्थ करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपका पैसेज है। पैसेज आपको दिया गया है, पैसेज आपको अच्छे से पढ़ना है तभी आप अच्छे से उसका आंसर दे पाएंगे। तो यहाँ पे यूएस से, ये यूएस सिटीज़न एंड वोट से रिलेटेड आपका पैसेज है, तो पढ़ लीजिए। इन द यूनाइटेड स्टेट्स समवन लीगली बिकम्स एन अडल्ट
when they turn 18 years old. At 18, US citizens can vote. They can also serve in the military and go fight in war for the country. An 18-year-old can also buy cigarettes and other tobacco products, but 18 years old cannot buy alcoholic beverages. People in the US need to wait until they are 21 to be able to do that. At the age of 18, people can legally live on their own, work and get married. However, turning 18 doesn't mean everyone is ready to take on adult responsibilities. At the age of 18, most people are just graduating from high school. Many will go to college. Some young people choose to go to college far from their homes and live in dormitories. Other pick a college close to home and stay with their parents to save money. Yet other will choose to live on their own. Legally, a parent does not have provide for their child when child turns 18. So ये आपका पैसेज था. आपको पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन मिला है. ये क्वेश्चन है विच इज़ अ करेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू US. सभी आपको पढ़ने हैं ऑप्शंस और फिर टिक मारना है करेक्ट वाले में. सो फोर्थ वाला है, ये करेक्ट आंसर है. चिल्ड्रन में लिव विद देयर पेरेंट्स इवन आफ्टर 18. ऐसा कंपल्सन नहीं है कि आपको 18 के बाद घर से ही निकाल दिया जाएगा या आपको खुद ही भाग जाना है. ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है, आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है. नेक्स्ट है, इन US व्हाट इज़ द मिनिमम एज टू रिक्वायर टू जॉइन मिलिट्री. सो आपको बताया गया है 18 आपकी उम्र है, ठीक है. 18 यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट. बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. ओके, सो यहाँ पे फिनिश हो गए हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए इंग्लिश के सभी प्रश्न. आपको ध्यान से पढ़ने और देख लेने हैं कि कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, क्या क्या आपसे पूछा जाता है, कितना आपको और प्रैक्टिस करनी होगी. इन सभी चीज़ों को एनालिसिस करा जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के तहत. तो आपने देखा. तो इसी तरीके के और क्लासेस के लिए, प्रैक्टिस सेट्स के लिए, डिटेल स्टडी के लिए चैनल से जुड़ना बिल्कुल ना भूलिएगा. वीडियो को, क्लास को शेयर कर दीजिएगा. ओके, क्लास को शेयर कर दीजिएगा और भी स्टूडेंट के साथ. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग.